हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे मीजल्स के बारे में। ठीक है, मीजल्स को अपन क्या बोल सकते हैं? रूबियोला भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अपन स्टार्ट करने से पहले देख ले कि इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले अपन एपिडेमियोलॉजी कवर करेंगे, एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब कवर करेंगे। फिर इसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेजेज होते हैं उसमें, रेसेस के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं वो सब देखेंगे। फिर अपने इसमें कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, रेयर या लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा जिसकी वजह से डेथ होती है, ये सब। फिर ट्रीटमेंट में देखेंगे अपन कि विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस का डोजिंग शेड्यूल क्या होता है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में देखेंगे एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में देखेंगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं, इसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं, दोनों साथ देते हैं या नहीं देते, ये सब अपन इसमें देखेंगे। फिर अपन देखेंगे लास्ट में मीजल्स एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है वो भी मोस्ट कॉमनली रनिंग है, उसके रिगार्डिंग अपन ये सब कवर करेंगे। तो अपन इसकी ट्रिक देख ले। ट्रिक के लिए अपन को 1 से 10 तक अपन को गिनती याद करनी। ठीक है, तो 1 से 10 तक अपन पूरी ट्रिक से अपन काफ़ी सारा मीजल्स कवर कर लेंगे। एक का क्या मतलब है कि मीजल्स के जो कोप्लिक स्पॉट होते हैं वो नॉर्मल रेसेस अपीयर होते हैं, उससे कितने दिन पहले अपीयर होते हैं कोप्लिक स्पॉट? 1 to 2 days, ठीक है ना, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रेसेस। ठीक है ना, तो ये एक से अपना याद हो गया, 1 to 2 days कोप्लिक स्पॉट हो गए रेसेस अपीयर होने से पहले। सेकंड से अपन क्या याद कर सकते हैं 2 नंबर डिजिट से कि कोप्लिक स्पॉट है वो कहाँ पे अपीयर होते हैं? अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलर। ठीक है, ये लोकेशन होगी कोप्लिक स्पॉट की, अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलर टीथ। ठीक है, इससे अपन सेकंड 2 क्लियर हो गया। 3 से अपन क्या याद कर सकते हैं? इसमें प्रोडर्मल स्टेज होती है, उसमें 3C प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोडर्मल स्टेज का जो हॉलमार्क फीचर है। ठीक है ना, 3C। तो इसमें 3C में अपन क्या कवर करेंगे? कोराइजिया, कफ और कंजक्टिवाइटिस, ये 3C हो गए। प्लस अपने कोई भी आउटब्रेक आ जाए या मीजल्स के पेशेंट से एक्सपोजर हो जाए, उस कंडीशन में अपन मीजल्स वैक्सीन देते हैं। ठीक है ना, वैक्सीन देते हुए कितने समय के अंदर अंदर अपन को यूज़ करनी होती है वैक्सीन को? विथ इन 3 days यदि वैक्सीन देते हैं, उसका क्या रोल होता है ये अपन आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अपन ये 3 से अपन 2 चीज़ें याद करनी, 3C और एक आउटब्रेक या कॉन्टैक्ट हो जाए मीजल पेशेंट से, तो उस कंडीशन में अपन मीजल्स वैक्सीन करते यूज, वो विथ इन 3 days अपन को देनी होती है। फिर अपन बात करें डिजिट 4 का क्या मतलब है कि अपन का इसका इसमें देखेंगे डिजिट 4 क्या अपन को बताएगा किसके लिए ट्रिक है ये? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या कम्युनिकेबिलिटी पीरियड कितना होता है इसके रिगार्डिंग, कि जैसे अपीयर हुए उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, कि रेसेस अपीयरेंस के 4 दिन बिफोर 4 days एंड आफ्टर 4 days उसका कम्युनिकेबिलिटी प्रेजेंट होती है मीजल्स की। फिर अपन 5th डिजिट का क्या मतलब है? अपन 5th से याद करेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ड्रॉपलेट के थ्रू भी हो सकता है और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू भी हो सकता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और ड्रॉपलेट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है ना, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का क्या मीनिंग है कि जिसकी साइज लेस देन 5 माइक्रोन हो, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या मीनिंग है? जिसकी साइज मोर देन 5 माइक्रोन हो। ठीक है, तो अपन यहाँ 5 से याद कर सकते हैं इसका कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें और कौन कौन सी डिजीज है जिसका होता है? टीबी हो गया, अपने कोविड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और मीजल्स हो गया। तो ये 4 डिजीज होते हैं मोस्ट कॉमनली जिनका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू ट्रांसमिशन होता है डिजीज का। तो अपन यहाँ से अपन 5th डिजीज का अपने ट्रिक कवर होगी। फिर 6th देखें कि 6th डिजीज की कौन सी क्या ट्रिक है कि इसमें जो भी एज ग्रुप अफेक्टेड होता है उसकी क्या एज ग्रुप क्या होती है, रेंज क्या होती है? 6 month to 3 year, 6 महीने से 3 साल के बच्चे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से अपन क्या याद कर सकते हैं? 6 से 6 month टू अपना 6 ट्रिक का जो छठा पॉइंट था वो कवर हो गया। 6 से अपने 6 month to 3 year वाला पॉइंट हो गया। फिर अपन 7 से क्या याद करेंगे? 7 से कि इसमें आइसोलेशन पीरियड होता है। तो ठीक है ना, एक बार रेसेज हो गए उसके बाद कितने टाइम का आइसोलेशन पीरियड होता है? 7 days का। ठीक है ना, तो 7 अपना क्लियर हो गया। फिर 8 से अपन क्या याद कर सकते हैं कि यदि अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया है, ठीक है ना, बच्चे को, किसी को मीजल्स हो रखा था, अपन ने इम्यूनोग्लोबुलिन दे रखा है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है, मीजल्स में अपन
पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन साथ में नहीं करते, ठीक है ना, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। यदि मान लो अपने इम्यूनोग्लोबुलिन पहले दे दिया तो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन के बीच में कितना मिनिमम गैप होना चाहिए, 8 वीक का गैप होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 8 वीक का गैप होना चाहिए। यदि अपन इम्यूनोग्लोबुलिन पहले दिया तो वैक्सीन को उसके बाद अपन को कम से कम 8 वीक के गैप के बाद अपन को बच्चे में यूज़ करना है। फिर अपन बात करें 9th डिजीज का क्या यूज है कि अपन मीजल्स की जो पहली वैक्सीन देते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग MR1 कब देते हैं अपन 9th मंथ पे, तो वहाँ से अपन याद कर सकते हैं 9th हो गया। फिर 10 से अपन क्या याद कर सकते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 10 to 14 डेज, ठीक है, 10 to 14 डेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये अपन आगे जब भी आगे भी देखेंगे तो इस ट्रिक का अपन वापस यूज करेंगे। तो यहाँ से अपन काफ़ी सारा मीजल्स है वो अपन को याद कर सकते हैं और यहाँ से भूलने का बहुत कम चांसेस रहेंगे। फिर अपन सबसे पहले देंगे कि एजेंट फैक्टर के रिगार्डिंग। एजेंट कौन होता है, ये वायरल डिजीज है जो पैरामिक्सो वायरस, ठीक है ना, फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका जीनोम होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वो पैरामिक्सो वायरस से बिलोंग करता है। इसमें अपन बात करें पॉजिटिव जो सीरोटाइप है वो ओनली 1 है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर अपन बात करें इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, केसेज ऑफ मीजल, ठीक है ना, केस ऑफ मीजल, यदि किसी को मीजल हो रखा है वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर सकता है। इसमें नो सब क्लिनिकल केसेस, नो कैरियर, इसका मीन्स नो फॉलो द आइसबर्ग फिनोमिना, ठीक है, आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आइसबर्ग फिनोमिना में देखा ना आपने, बर्फ के अपन देखते हैं ना कि बर्फ का कुछ पार्ट पानी के अंदर होता है कुछ बाहर होता है, ये क्या होता है केसेस होते हैं, ये क्या सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। इसमें सब क्लिनिकल केसेस एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ओनली केस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करता है। फिर अपन इसकी इन्फेक्टिविटी की बात करें तो मोस्ट कॉन्टाजियस या मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है मीजल्स है, जिसका किसी एक को डिजीज हो रखा है तो किसी यदि ससेप्टेबल पर्सन यदि एक्सपोज हो जाता है तो मोस्ट कॉमन चांस है कि उसको डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसकी सेकेंडरी अटैक रेट क्या है 80 to 85%, ठीक है ना, अमॉन्ग द ससेप्टेबल। यदि कोई इम्यून हो रखा है या किसी को पहले मीजल्स हो रखा है तो उनको मीजल्स होने का चांसेस नहीं है, सिर्फ ससेप्टेबल पर्सन का यदि एक्सपोजर हो जाता है तो उनको मीजल्स होने का चांसेस है, ठीक है ना। और एक बार यदि मीजल्स हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि बाद में दोबारा मीजल्स कभी नहीं होगा। फिर अपन बात करें पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी तो अपन याद किया था 1 से 10 तक, ठीक, गिनती में। तो चौथा पॉइंट था वो क्या इंडिकेट करता था कि पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या कम्युनिकेबिलिटी पीरियड कितना होगा फ्रॉम 4 days बिफोर टू 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रेसेस, ठीक है। रेसेस कौन से दिन पे अपीयर होते हैं, तो रेसेस 14वें दिन पे, 14वें दिन पे, ठीक है ना। तो 14 दिन होता है जिस दिन से इन्फेक्शन होता है उसके 14 दिन रेसेज अपीयर होते हैं, उसके 4 दिन पहले मीन्स 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेबिलिटी प्रेजेंट होती है और ये इन्फेक्टिविटी यहाँ से डिजीज ट्रांसमिट कराने की इसमें कम्युनिकेबिलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि रेसेज जब भी अपीयर होंगे उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, ठीक है ना, यहाँ तक इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी प्रेजेंट रहेंगी। फिर अपन रजिस्टेंट की बात करें इसके एजेंट की, ठीक है ना, तो ये रैपिडली अपन हीट से एक्सपोज हो गया, लाइट से या ईथर से, या ठीक है ना, या डेसिकेशन हो गया तो किसी से भी इसका ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी में ये प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर यदि किसी इन्वायरमेंट किसी भी फैक्टर से एक्सपोज हो जाता है तो इनएक्टिवेटेड या इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, ठीक है ना। अपने 1 से 10 तक ट्रिक बनाएगी तो 10वां जो अपना डिजिट था उसका क्या मतलब था, इंक्यूबेशन पीरियड कितना था इसका 10 to 14 डेज। तो यहाँ से अपन ये ट्रिक का एक पॉइंट कवर हो गया। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अपन 1 से 10 तक ट्रिक बनाएंगे, उसमें 5th पॉइंट था वो 5th डिजीज था वो क्या इंडिकेट करता था कि इसका ट्रांसमिशन और ड्रॉपलेट के थ्रू भी हो सकता है जिसकी साइज कितनी होती है मोर देन 5 माइक्रॉन, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू भी हो सकता है जिसकी साइज कितनी होती है लेस देन 5 माइक्रॉन, जिसको अपन एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट मोड है, ठीक है ना, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और इनडायरेक्ट ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ये मेथड है एक, ठीक। फिर अपन बात करें पीरियड ऑफ आइसोलेशन की तो अपनी ट्रिक बनाई थी 1 से 10 तक, तो 7 डिजिट था वो क्या इंडिकेट करता था पीरियड ऑफ आइसोलेशन को, ठीक है, कि एक बार रेसेस है वो अपीयर हो गए उसके 7 दिन तक अपन को
रेसेज अपीयर होने के बाद 7 दिन तो अपन को उसको आइसोलेट करके रखना होता है, ठीक है। तो ये अपना ये को ट्रिक कवर होगी। और मीजल्स से ये डज नॉट शो द आइसबर्ग फिनोमेना, अपन पहले भी देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ केस प्रेजेंट होता है, कैरियर और सब क्लिनिकल केसेस एब्सेंट होते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखें होस्ट फैक्टर की, ठीक है ना। तो अपन एज ग्रुप की बात करें तो अपनी ट्रिक यहाँ भी काम आ गई कि 1 से 10 तक अपनी ट्रिक बनाई थी, उसमें 6 डिजिट था। वो क्या इंडिकेट करता था, ठीक है ना, कि ससेप्टेबल ग्रुप को, कि कौन सा मोस्ट कॉमन ससेप्टेबल ग्रुप होता है जो प्राइमरी अफेक्ट होता है मीजल से। तो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, ठीक। तो यहाँ से 6 से अपन याद करेंगे, ठीक है ना, इस 6 पॉइंट से अपन 6 मंथ याद करके अपन इसका एज ग्रुप कौन सा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है वो याद कर सकते हैं। फिर अपन जेंडर या सेक्स की बात करें तो दोनों जेंडर में इक्वल होता है, कोई भी गर्ल्स या बॉयज कोई भी है, दोनों को इक्वल, यदि वो ससेप्टेबल है दोनों को मीजल्स होने के इक्वल चांसेस है। फिर हम इम्यूनिटी की बात करें, यदि एक बार इन्फेक्शन हो गया या एक बार अपन ने मीजल्स का वैक्सीन ले लिया, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में अपन को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है वो कितनी होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है ना। कौन सी भी कंडीशन हो, यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया है उसको भी इम्यूनिटी वो लाइफ लॉन्ग मिल जाएगी, या किसी में वैक्सीनेशन यदि प्रॉपरली हो गया है, ठीक है ना, MR1 और MR2 दोनों यदि कंप्लीट किसी ने वैक्सीन लिया है, ठीक है ना, तो उसमें भी इम्यूनिटी वो लाइफ लॉन्ग होगी। और मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो कब तक प्रोटेक्ट करती है, 6 to 9th मंथ तक। इसलिए अपन MR वैक्सीन कब देते हैं, 9th मंथ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सेकेंड डोज कब देते हैं अपन, 16 to 24 मंथ पे, ठीक है ना, 16 to 24 मंथ पे देते हैं। पर ऐसी कुछ कंडीशन है जहाँ पे अपन को 6 to 9 मंथ पे अपन को मीजल्स वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके रिगार्डिंग अपन आगे देखेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे अपन को 6 to 9 मंथ के एज ग्रुप में भी अपन को रिक्वायरमेंट होती है मीजल्स की। बाकी 6 से 9 महीने तक माँ की एंटीबॉडी होती है मैटरनल, वो प्रोटेक्ट कर लेती है। तो 9 मंथ पे अपन उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में के थ्रू MR वैक्सीन देते हैं तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर मीजल्स का न्यूट्रिशन से बहुत रिलेशन रहता है कि मीजल्स टेंड टू बी वेरी सीवियर इन द माल नरिश चिल्ड्रन, कि किसी को भी यदि जैसे मीजल्स है, ठीक है ना, तो उसको मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि उसको माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस है वो बहुत हायर होगा, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, एपेटाइट डिक्रीज होती है बच्चे में, ठीक है ना। तो माल नरिश होने का बहुत कॉमन चांस रहता है मीजल्स में। फिर अपन बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, ठीक है ना, तो कौन से सीजन में मोस्ट कॉमन होता है, लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग, ठीक है ना। और इस टाइम इंडिया में इसका जो मीजल्स का होता है पीक रहता है। जैसे अपन बात करें जनवरी से लेके अप्रैल के महीने तक, ठीक है ना, इंडिया में इस टाइम पे मीजल्स का पीक रहता है, लेट विंटर टू अर्ली स्प्रिंग। फिर इसके अपन एंडेमिसिटी की बात करें कि इसका जो भी, ठीक है ना, तो एंडेमिक कब कब होता है, ठीक है ना, तो हर, ठीक है ना, एंडेमिक तो है ये मीजल्स अपने आप एंडेमिक है, वो पीरियडिक एपिडेमिक्स आते रहते हैं इसकी। कब आते हैं, एवरी 2 to 3 ईयर्स, ठीक है ना, हर 2 से 3 साल के बाद इसका एपिडेमिक आता है मीजल्स का। और बाकी 2 से 3 साल के बीच में जब एपिडेमिक आता है उसके बीच में एंडेमिक रहता है, फिर अचानक एकदम बर्स्ट केसेस का इंक्रीज होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, ठीक है ना। तो वो हर 2 से 3 साल में रिपीट होता है। फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज, ठीक है। तो अपन बात करें कि प्रोडर्मल स्टेज होती है जिसमें फीवर वगैरह प्रेजेंट होता है, वो कौन से दिन पे आते हैं, 10 डेज पे, ठीक है ना, जिसमें अपने कोपलिक स्पॉट वगैरह, ठीक है ना, ये फीवर वगैरह सब, और कोपलिक स्पॉट हो गया, फीवर हो गया, और 3C हो गए, ये सब के सब अपने किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोडर्मल स्टेज में। और प्रोडर्मल स्टेज कब, उसका कब होता है, स्टार्ट कब होती है, 10 डेज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का एक बार 10 दिन हो गए, इन्फेक्शन को हो गए 10 दिन हो गए, तब कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है ना। वो कब तक रहती है, 3 से 4 दिन तक उसका रहती है, फिर डिसअपीयर हो जाते हैं सब प्रोडर्मल स्टेज के सब जो भी साइन और सिम्टम है। फिर 14 डेज पे क्या अपीयर होता है, इन्फेक्शन के 14 डेज पे यहाँ पे जो नॉर्मल बॉडी पे रेसेज होते हैं वो, ठीक है ना, वो रेसेज होते हैं कौन से दिन पे होते हैं, 14 डेज से। अपन बात करें कि व्हेन द मीजल इन्फेक्शन इज आर्टिफिशियली इंड्यूस, कि अपने क्या वैक्सीनेशन दिया है, वैक्सीनेशन में क्या है, ये कौन सा वैक्सीनेशन है मीजल्स का यूज करते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड है, ठीक है,
लाई एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है इसका, ठीक है ना। तो अपने इंजेक्ट किया तो आर्टिफिशियली मीजल्स वायरस को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अपने सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते तो ये अपने बाईपास कर देगा कौन से ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। पर अपन वैक्सीन के थ्रू अपन दे रहे हैं लाई एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ मीजल्स वायरस, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, बाईपास कर देगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। तो इसमें जो अपन ये देते हैं, जो ये अपने वैक्सीन में प्रेजेंट होते हैं वायरस, मीजल्स वायरस जो वैक्सीन में प्रेजेंट होता है कौन सी फॉर्म में, लाइव अटेन्यूएटेड, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 डेज का। ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है। कि अपन यदि वैक्सीन दे रहे हैं तो वैक्सीन में जो वायरस प्रेजेंट है उसका यदि वो अपन को कितने दिन में एंटीबॉडी प्रोवाइड कर देता है, 7 डेज में, ठीक है ना। इसलिए अपन जब भी कोई वैक्सीन मीजल्स का एक्सपोजर हो जाता है या आउटब्रेक आता है तो अपन मीजल्स वैक्सीन देते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 10 to 14 डेज के। सिम्टम या साइन ऑफ सिम्टम कब बनाना स्टार्ट होंगे, 10 से 14 दिन के बाद में। और मान लो अपने विथ इन 3 डेज अपन ने वैक्सीन दे दिया, तो विथ इन 3 डेज वैक्सीन दे दिया तो विथ इन 7 डेज अप टू 7 डेज तक इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कब तक हो रहा है, 10 दिन के रेंज तक हो रहा है, ठीक है ना। और इसका साइन और सिम्टम कब आना स्टार्ट होंगे, 10 दिन के बाद आना स्टार्ट होंगे। तो अपने वैक्सीन के थ्रू 10 दिन के अंदर अंदर बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दिया वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। तो उसको साइन और सिम्टम वैक्सीन की वजह से, कि मीजल्स की वजह से जो आने हैं वो नहीं आएंगे बच्चे को। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है कि आउटब्रेक होता है या एक्सपोजर हो जाता है तो उसमें अपन वैक्सीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वैक्सीन की वजह से जो अपना इम्यून सिस्टम वो अर्ली एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन विथ इन 7 डेज एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड है मीजल्स के लिए वो थोड़ा लंबा है, 10 से 14 दिन का है, तो उससे पहले बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर अपन इसके क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें 3 स्टेज होती है, प्रोडर्मल स्टेज होती है जिसको अपन फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, सेकंड इरेप्टिव स्टेज और थर्ड पोस्ट मीजल स्टेज। तो अपन सबसे पहले बात करें प्रोडर्मल स्टेज की, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट होती है, बिगिन 10 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। एक बार इसका अपने इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखा था, 10 to 14 डेज, ठीक है। तो ये एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसके 10वां दिन होगा इन्फेक्शन होने के बाद में, वहां से ये प्रोडर्मल स्टेज के साइन और सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और रेसेस कब होते हैं अपन को, 14 डेज पे रेसेस होते हैं, ठीक है ना। रेसेस वाली स्टेज है वो 14 डेज है, ठीक है ना। उससे 4 दिन पहले ही प्रोडर्मल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, फीवर होता है ग्रेजुअली राइजिंग ओपन हायर डिग्री का फीवर होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का। इसमें अपन ने देखा कि 3C प्रेजेंट होते हैं प्रोडर्मल स्टेज में। अपन ट्रिक बनाई थी ना 1 to 10, उसमें थर्ड डिजिट था वो क्या इंडिकेट कर रहा था, 3C इंडिकेट कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने ट्रिक वाला ये पॉइंट कवर हो गया। ये 3C क्या होता है, कफ हो गया और कोराइजा हो गया और कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा का क्या मतलब है, इसमें नेजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, और कफ वगैरह प्रेजेंट होगा, नेजल डिस्चार्ज वगैरह होगा, और प्लस लेक्रीमेशन होगा, फोटोफोबिया और नेजल डिस्चार्ज होगा, और इसमें सब प्रेजेंट हो गया। तो ये अपना हो गया प्रोडर्मल स्टेज में। और प्रोडर्मल स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, कोप्लिक स्पॉट का अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। यदि कोप्लिक स्पॉट बनने लग जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ द मीजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोप्लिक स्पॉट प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसको मीजल्स हुआ है। अपन ने अपनी ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी, 1 to 10, 1 और 2 दोनों डिजिट थे वो किसके लिए अपन यूज करते हैं, कोप्लिक स्पॉट के लिए, ठीक है ना। तो कोप्लिक स्पॉट कब अपीयर होते हैं, 1 to 2 डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रेसेस। 1 से 2 दिन है रेसेस, नॉर्मल रेसेस जो बॉडी में अपीयर होते हैं उसके 1 से 2 दिन पहले कोप्लिक स्पॉट अपीयर होते हैं। और सेकंड डिजीज का क्या मतलब था, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने यहाँ देख सकते हैं इसकी साइज क्या होती है, पिन होल के इक्वल साइज होती है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन। इसका डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलर, सेकंड लोअर मोलर के अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अपनी ट्रिक के अब जो 1 और सेकंड डिजिट वो कवर हो गए कि फर्स्ट से अपन क्या देखा, 1 to 2 डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल रेसेस, और 2 का क्या मतलब था, अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलर टीथ। इससे अपन ये याद कर सकते हैं। फिर अपन याद करेंगे इसकी, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, स्मॉल ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होते हैं जिसकी साइज क्या होती है, पिन होल की इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इनका बेस कैसा होता है, रेडिश बेस, विथ रेडिश बेस।
और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बक्कल म्यूकोजा पे, ठीक है ना। और इसकी लोकेशन क्या होती है, अपोजिट टू द लोअर सेकंड मोलर के अपोजिट डायरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कौन से, लोअर सेकंड मोलर के, और बक्कल म्यूकोजा पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने यहाँ से काफी सारे ट्रिक से पॉइंट कवर हो गए। फिर अपना नेक्स्ट है इरेप्टिव स्टेज, ठीक है ना। ये कब स्टार्ट होती है, 14 डेज से, जैसे 10 to 14 डेज अपना इंक्यूबेशन पीरियड था, ठीक है। तो वहाँ से 14 डेज से अपनी कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, इरेप्टिव स्टेज, और ये कब तक रहती है, 3 to 4 डेज तक, ठीक है ना। और इसमें रेसेस फॉर्मेशन होता है, रेसेस कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है या उनका क्लासिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, ये अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेड, डस्की प्लस मैक्युलोपेपुलर और कॉन्फ्लुएंट रेसेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन रूबेला पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे डिस्क्रीट रेसेस होंगे। रूबेला में कौन से प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्रीट। यहाँ पे अपन देख सकते हो कि सब के सब रेसेस है वो यूँ एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्फ्लुएंट, एक दूसरे से लाइन से सब यूँ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इसे अपन याद कर सकते हैं, कॉन्फ्लुएंट टाइप रेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो पूरा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा ग्रुप बना हुआ, तो ये कॉन्फ्लुएंट टाइप रेसेस होते हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, रिट्रोओरिकुलर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपने कैसे करेंगे, इसमें रेसेज क्या कोप्लिक स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, वो रेसेज अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले होता है। जैसे रेसेज उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर नॉर्मल रेसेज का अपीयरेंस स्टार्ट होता है कहाँ से, रिट्रोओरिकुलर के कान के बिहाइंड से, बिहाइंड द ईयर स्टार्ट होते हैं और फिर रैपिडली स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना। विथ इन वर्ष या विथ इन 1 to 2 डेज पूरी बॉडी पे ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। फिर जिस डायरेक्शन में ये अपीयर हुए थे उसी डायरेक्शन में इनकी फेडिंग होगी। जैसे सबसे पहले कहाँ पे अपीयर होते हैं, रिट्रोओरिकुलर प्लेस पे सबसे पहले अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले डिसअपीयर पे कहाँ पे होंगे, रिट्रोओरिकुलर एरिया में। उसके बाद रिट्रोओरिकुलर से मान लो अपने सेकंड नंबर पे कहाँ पे प्रेजेंट भी रेसेस, फेस पे। तो सेकंड नंबर कहाँ से इसके फेडिंग डिसअपीयर होंगे, सेकंड नंबर पे फेस से, ठीक है ना। तो जिस ऑर्डर में अपीयर हुए थे उसी ऑर्डर में ये डिसअपीयर होते हैं, ठीक है। ये तो यही इनका क्लासिकल प्रोग्रेशन होता है किसका, मीजल्स रेसेस का, ठीक है। यदि एक बार फुल मतलब मीजल्स से रिकवरी होगी तो इसके बाद भी जहाँ जहाँ रेसेज हुई वहाँ पे ब्राउन डिस्कलरेशन में बी परसिस्ट इवन अप टू द 2 महीने तक, ठीक है ना, इवन अप टू द 2 मंथ के ब्राउन डिस्कलरेशन जहाँ पे रेसेज हुआ तो वहाँ पे वो निशान रह सकते हैं 2 महीने तक बच्चे में, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि रेसेज अपीयर कोप्लिक स्पॉट के कितने समय के बाद रेसेज अपीयर होते हैं, 24 से 48 घंटे, 24 to 48 आवर, मीन्स 1 to 2 डेज। और अपन ये ट्रिक का पार्ट था कि अपन 1 से 10 तक ट्रिक बनाई थी, इसमें से एक क्या इंडिकेट करता था, 1 को इंडिकेट करता था कि कोप्लिक स्पॉट है वो नॉर्मल रेसेस से कितने समय पहले अपीयर होते हैं, 1 to 2 डेज, ठीक है। और सीवियरिटी ऑफ डिजीज किस पे डिपेंड करती है कि कहाँ तक एक्सटेंड किए, जो भी रेसेज अपीयर हुए जैसे रिट्रोओरिकुलर रीजन से अपीयर स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड किए, पूरी बॉडी को कवर किए या नहीं कवर किए हैं, कहाँ तक एक्सटेंड हुए और उनकी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रेसेज कैसा है, इन दोनों, ठीक है ना, इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है सीवियरिटी ऑफ डिजीज। और माइल्ड डिजीज, माइल्ड यदि मीजल्स यदि माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में रेसेज होते हैं वो वेरी कॉन्फ्लुएंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। तो याद करना है कि कॉन्फ्लुएंसी ऑफ द रेसेस और एक्सटेंट ऑफ द रेसेस से अपन सीवियरिटी ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अपना आता है पोस्ट मीजल स्टेज, ठीक है, कि एक बार अपन को मीजल्स हो गया अब उसके बाद में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो द चाइल्ड विल हैव लॉस्ट द वेट, ठीक है ना। अपने पढ़ा था कि मीजल्स से माल न्यूट्रिशन बहुत मीजल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस कंडीशन में न्यूट्रिशन की, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह के बच्चे में बहुत केयर करनी पड़ती, बहुत ध्यान रखना पड़ता। तो वेट लॉस हो जाएगा और रिमेन द वीक फॉर द नंबर ऑफ द डेज, ठीक है ना। तो बच्चा बहुत वीक रहेगा तो उसमें बच्चे में क्या होने के चांसेस है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है, ठीक है ना। तो बच्चे में प्रॉपर केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइजीनिक और की बहुत रिक्वायरमेंट थी ताकि अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और इसकी वजह से वेट लॉस होगा, उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेंसी भी हो सकता है बच्चे में, और साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो सकता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियासिस हो सकता है, और प्लस यदि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसका रीएक्टिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे वेट लॉस होगा तो इम्यूनिटी अपनी बॉडी की वो लो हो जाएगी, इम्यूनिटी लो होगी तो टीबी का भी रीएक्टिवेशन होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये पोस्ट मीजल स्टेज में होने के मोस्ट कॉमनली क्या क्या फीचर होते हैं पोस्ट मीजल स्टेज के, वो अपने कवर होते हैं।
फिर अपन देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन की रिगार्डिंग। तो कॉम्प्लिकेशन में अपन को याद करना है कि कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल इसमें, ठीक है ना, अफेक्ट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो गया, ओक्यूलर हो गया, न्यूरोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी की बात करें तो न्यूमोनिया होता है वो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, ठीक है ना। मीजल्स के अंदर मोस्ट जो कॉमन डेथ होती है उस किस वजह से होती है, न्यूमोनिया की वजह से होती है। तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो मोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशन हो गया कौन, न्यूमोनिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स इन यंग चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा। और वो कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है, वो न्यूमोनिया हो गया। प्लस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, क्रूप, ठीक है ना, अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस भी होने के चांसेस है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया। फिर अपन जीआईटी से बात करें तो वहाँ से डायरिया हो सकता है और स्टोमेटाइटिस हो सकता है। तो डायरिया भी एक तरह से मोस्ट कॉमनली होता है क्योंकि इसमें माल न्यूट्रिशन वगैरह हो जाता है, माल नरिश हो जाता है बच्चा, तो उसमें डायरिया होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओक्यूलर में क्या हो सकता है, केरेटाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से, ठीक है ना, ओक्यूलर मतलब कॉर्नियल अल्सर हो सकती है, इसके ब्लाइंडनेस होने के बहुत चांसेस है, ठीक है ना, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी वो मीजल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, वो भी हो जाती है। यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लाइंडनेस होने के इसमें बच्चे में ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल बात करें तो इंसेफेलाइटिस हो सकता है बच्चे में, प्लस सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस SSPE, ठीक है ना। ये रेयर है बट लेट कॉम्प्लिकेशन, ये भी पूछते हैं कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन मीजल्स में, तो लेट अपीयर होता है वो SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन इंसेफेलाइटिस। कब अपीयर होता है, ये इन्फेक्शन के 7 से 10 साल बाद में, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो गया उसके 7 से 10 साल बाद SSP होने का बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। और ये बहुत रेयर चांसेस है पर ये 7 से 10 साल बाद होता है। एक बार इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के 7 से 10 साल बाद ही, ठीक है ना, तो ये रेयर और लेट कॉम्प्लिकेशन हो गया मीजल्स की वजह से। फिर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें बच्चे में वेट लॉस होता है, डेवलपमेंट डिले होता है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें मेरेस्मस क्वासियोरकर, मेरेस्मेसिक क्वासियोरकर ये सब आते हैं। इसके रिगार्डिंग भी पढ़ना तो अपने वीडियो बना रखा है सेपरेटली, वहाँ से आप देख सकते हो। तो न्यूट्रिशनल की वजह से भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने का बहुत मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अपना इसमें से अपन को ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से डेथ होती है वो कौन सा है, न्यूमोनिया, ठीक है ना। और वेरी रेयर और वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, SSPE। वो कब होता है, 7 से 10 साल के बाद, मीजल्स का इन्फेक्शन के 7 से 10 साल के बाद होता है। तो अपन को मोस्ट कॉमनली होना चाहिए। और इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसमें ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब भी हो सकती है। तो ये अपन को कॉम्प्लिकेशन की रिगार्डिंग हो गया। फिर अपन देखेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मीजल्स के लिए कोई भी ऐसा ड्रग ऑफ चॉइस, ऐसा कोई भी मेडिसिन या ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट कि ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ये सब नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन को स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल नहीं होती। इस पर अपन को क्या सपोर्टिव प्लस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है, अपन उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे, ठीक है। और मीजल्स में डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो ORS रेगुलर टाइम टू टाइम ORS प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे को रिहाइड्रेशन प्रॉपर बॉडी में बना रहे। प्लस न्यूट्रिशन, ठीक है ना, एडिक्वेट न्यूट्रिशन बच्चे को बहुत रिक्वायरमेंट, नहीं तो बच्चे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा या माल नरिश हो जाएगा। प्लस यदि फीवर वगैरह है बच्चे में तो उस हाई ग्रेड फीवर कंडीशन पर पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक का यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन, आइसोलेशन कर सकते हैं, कितने दिन के लिए, डेज के लिए, 7 डेज के लिए। प्लस इम्यूनाइजेशन ऑफ द ससेप्टिबल, जैसे अपने ट्रिक बनाई थी यहाँ पे, अपनी 2 ट्रिक के 2 डिजिट काम आएंगे, कैसे देखना आप, 1 to 10, तो अपना यहाँ पे 7 डिजिट काम आ गया आइसोलेशन वाला, ठीक है ना, कि अपन यदि किसी को डिजीज हुआ तो उसको 7 डेज के लिए अपन आइसोलेट कर देंगे और 7 डेज के बाद अपन उसको, वो किसी को डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। प्लस अपन जो भी ससेप्टिबल पर्सन है उनको अपन, जैसे अपन थर्ड पॉइंट था ना जो 2 पॉइंट को इंडिकेट करता था, 2 ट्रिक थी उसके लिए, एक 3C था और एक के यदि कोई पोस्ट एक्सपोजर हो गया है, ये एक्सपोजर हो गया किसी का, ठीक है ना, एक्सपोजर हो गया है या आउटब्रेक हो गया है, उस कंडीशन में अपन को इम्यूनाइजेशन करना, वो कितने टाइम के अंदर करना, विथ इन
3 डेज अपन को इम्यूनाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक थी ना विद इन 3 डेज वाला, ठीक है ना। तो यदि अपन इम्यूनाइजेशन ऑफ ससेप्टेबल पर्सन का कर दे तो उनको भी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो उनको भी अपन उनमें भी डिजीज होने से अपन मीजल्स को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं अपन, विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन को डोज और शेड्यूल पता होना चाहिए। इसका क्या रोल होता है, तो केरेटोमेलेशिया और ब्लाइंडनेस जो कॉर्नियल स्कारिंग या कॉर्नियल केरेटाइटिस की वजह से हो सकती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस और केरेटोमेलेशिया होने वाला है, उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एज स्पेसिफिक डेली डोज होती है, ठीक है ना। कब, इसमें अपन अपने 3 ग्रुप में अपने डिवाइड किया। लेस देन 6 मंथ बच्चे की एज है, 6 मंथ टू 11 मंथ बच्चे की एज है, तो मोर देन या इक्वल टू 12 मंथ है, ठीक है ना। अपन कौन सी डोज की बात कर रहे हैं, ओरल के लिए, ठीक है ना, ओरल विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस के लिए। लेस देन 6 मंथ है तो उसमें अपन कितना देंगे, 50 के, ठीक है, 50 के इंटरनेशनल यूनिट देंगे विटामिन ए। और 6 to 11 मंथ की एज है तो कितना देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और 12 मंथ या मोर देन 12 मंथ है तो कितना देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ये अपन को याद होना चाहिए। एज स्पेसिफिक इसका डोजेज कितनी होती है, तो 50,000 होगी लेस देन के 6 मंथ में, 1 लाख होगी 6 to 11 मंथ के, और 2 लाख होगी मोर देन या इक्वल टू 12 मंथ के बच्चों के लिए। फिर एक में शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट डोज है वो गिवन इमीडिएटली ऑन द डायग्नोसिस। जब भी डायग्नोसिस हुआ है उसी टाइम अपन को इमीडिएटली फर्स्ट डोज दे देनी है। और नेक्स्ट डोज कब रिपीट करना है, नेक्स्ट डे पे, ठीक है ना। तो कितनी डोज होगी टोटल, यहाँ पे अपन को विटामिन मीजल्स यदि किसी को होगा उस टाइम अपन को प्रोफाइलैक्सिस के रूप में उस ट्रीटमेंट में अपन को 2 डोज का यूज करना है, एक तो ऑन द डायग्नोसिस और एक नेक्स्ट डेज पे। यदि चाइल्ड को मान लो विटामिन साइन ऑफ द विटामिन ए के डेफिशिएंसी के प्रेजेंट है, ठीक है ना, विटामिन ए के डेफिशिएंसी के साइन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, ठीक है ना, जैसे बाइट और स्पॉट वगैरह बच्चे में, उस कंडीशन में अपन को थर्ड डोज देनी है कब, 4 to 6 वीक लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, 1 और एट 4 to 6 वीक 3 डोज अपन को देनी यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कोई भी साइन और सिम्टम प्रेजेंट है। और यदि मान लो मीजल्स हो रखा है उस कंडीशन में अपन को विटामिन ए को डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है, उस कंडीशन में अपन 2 डोज यूज करेंगे, एक तो ऑन डायग्नोसिस वाले दिन और एक नेक्स्ट डे पे। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं अपन, तो इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे कर सकते हैं कि जैसे अपने कोप्लिक स्पॉट या प्रोग्रेशन ऑफ द रेसेस या करेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेस अपन को उसको अपन आइडेंटिफाई किया, उस बेसिस पे अपने इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्लस अपन पीसीआर कर सकते हैं, किसका, पीसीआर, ठीक है ना, आरएनए वायर इनका डीएनए आरएनए होता है इसका जीनोम, उसको पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट करके भी अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर अपन बात करें इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। अपन को एक ध्यान रखनी है कि दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में कभी नहीं देना है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं, तो ये अपन ने ये सब टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। कौन कौन से, रेबीज, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थेरिया, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे अपन एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन कॉम्बिनेशन पे यूज कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन को एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन साथ में यूज नहीं करना है। तो अपन सबसे पहले बात करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, तो इसमें वैक्सीन की बात करें तो लाइव अटेन्यूएटेड फॉर्म में वैक्सीन होता है, जिसमें कौन सा अपन स्ट्रेन यूज करते हैं, एडमोस्टन, जैग्रेब या स्वार्ड्स, ठीक है ना। तो इनमें मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा किया जाता है, एडमोस्टन, जैग्रेब यूज किया जाता है, ठीक है ना, और स्वार्ड्स दोनों स्ट्रेन यूज कर सकते हैं। फिर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये फ्रीज ड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स को रिकॉन्स्टिट्यूटेड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यूज करने से पहले। उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर, ठीक है ना, ये यूज करेंगे, ठीक है, स्टेराइल या डिस्टिल वाटर यूज करेंगे एज ए डाइल्यूएंट के रूप में, ठीक है ना। तो उसको अपन रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर इसको अपन को यूज करना है, ठीक है ना। फिर इसकी डोज की बात पा रहे हैं, तो डोज कौन से रूट से देते हैं, सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। डोज कितनी है, 0.5 ml। फिर अपन स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज अपन कहाँ पे करते हैं इसका, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। क्यों, ये कौन सी है, मोस्ट कॉमनली हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है ना, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। और कौन कौन सी होती है हीट सेंसिटिव, जैसे अपने पहले पढ़ा था
अपने इसके वैक्सीन के रिगार्डिंग पूरा टॉपिक कवर कर रखा, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी हीट सेंसिटिव होती है, कौन कौन सी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है। और एक बार यदि अपन ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड कर दिया तो विथ इन 4 आवर अपन को यूज़ करना होता है। इसका मतलब ये ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ओपन वायल पॉलिसी कौन सी वैक्सीन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वैक्सीन करते हैं। इसके लिए भी अपने ट्रिक बनाई थी टोपी से, ठीक है ना। ये भी आप वैक्सीन में अपने ओपन वायल पॉलिसी भी अलग से वीडियो बना रखा, वहाँ से अपन जाके देख सकते हो कि टोपी का क्या मतलब है और कौन कौन सी वैक्सीन इसमें अपन कवर करते हैं। तो ये ओपन वायल पॉलिसी फॉलो नहीं करता, तो विथ इन 4 आवर अपन को यूज़ करना होता है। यदि विथ इन 4 आवर यूज़ करने की वजह अपन 4 घंटे के बाद भी यूज़ करते रहेंगे तो वैक्सीन की वजह से आएंगे बच्चे में साइड इफेक्ट, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह। उसके रिगार्डिंग अपन आगे देखेंगे। फिर अपन इसकी बात करें, इसका शेड्यूल की बात करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो इसमें कितनी डोज देते हैं अपन, 2 डोज देते हैं। फर्स्ट डोज कब देते हैं, 9 to 12 मंथ पे। तो अपने ट्रिक आ गई ना यहाँ पे 1 to 10 अपन याद किया था, उसमें 9th डिजिट का मतलब था कि फर्स्ट डोज अपन कब देते हैं, 9th मंथ पे। सेकेंड डोज कब देते हैं, 16 to 24 मंथ पे। 2 डोज हो गई। अपन कोल्ड चेन की बात करें, ठीक है ना, तो हाईली हीट एंड लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इसको अपन को, ठीक है ना, डार्क ग्लास वायल होती है उसमें ही अपन को इसको स्टोर करके रखना होता है, ताकि लाइट सेंसिटिव, लाइट की वजह से खराब ना हो, प्लस हीट सेंसिटिव है तो उसको प्रॉपर प्लेस पे अपन को स्टोर करना होता है कोल्ड चेन में, ताकि ये इसकी पोटेंसी लॉस्ट ना हो। फिर अपन बात करें कि मीजल्स कैन बी मीजल्स वैक्सीन, ठीक है ना, मीजल्स वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिटवीन द 6 to 10 मंथ, ठीक है ना। स्पेशल केसेस अपन ने कब बोला था कि मैटरनल एंटीबॉडी होती है, वो कब तक अपन को, मैटरनल एंटीबॉडी, ठीक है ना, एंटीबॉडी वो अपन को कब तक प्रोटेक्ट करती है, 6 to 9 मंथ तक करती है। तो अपन फर्स्ट डोज कब देते हैं, MR1 9th मंथ पे देते हैं। सेकंड कब देते हैं, MR2 16 to 24 मंथ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे अपन को 6 to 9 मंथ के एज ग्रुप में अपन को वैक्सीन देने की होती है। कौन से, यदि आउटब्रेक हो गया है मीजल्स का, उस कंडीशन में अपन को मीजल्स वैक्सीन का अर्ली एज में अपन को यूज़ करना पड़ सकता है। या बच्चे को प्रोटीन यानी माल न्यूट्रिशन है, उस कंडीशन में मीजल्स होने का उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है, उस कंडीशन में अपन को अर्ली एज में यूज़ करनी है। प्लस या कोई रिफ्यूजीज है या डिस्प्लेस पॉपुलेशन, उसमें भी अपन को 6 to 9 मंथ की एज में वैक्सीन यूज़ करनी है। या बेबी जो, ठीक है ना, कोई भी HIV पॉजिटिव मदर का बेबी है, उस कंडीशन में अपन को 6 to 9 मंथ की एज में मीजल्स वैक्सीन यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये है, तो इसको अपन 6 to 9 मंथ की एज में अपन लेते हैं। तो ये क्या है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन सी डोजेज है, सप्लीमेंट्री डोजेज है, ठीक है ना। ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती किसको, रूटीन डोज को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। जो भी अपना नॉर्मल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो तो अपन को फॉलो करना ही करना हमेशा ही, ठीक है ना। रूटीन डोज है वो फॉलो करना ही है। ये तो क्या सप्लीमेंट्री डोज है, ताकि 6 to 9 मंथ की एज ग्रुप में बच्चों को डिजीज हो रहा है उसको अपन प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अपन को 9 मंथ पे अपन जो नॉर्मल डोज रहे वो तो अपने रूटीन शेड्यूल को फॉलो करना ही करना है। उससे पहले बच्चे को यदि मान लो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में अपन मीजल्स वैक्सीन दे देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री डोज बोलते हैं। और आइडियल गैप कितना होना चाहिए, मीजल्स की 2 डोज के बीच में मिनिमम 4 वीक का गैप प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर अपन इसके बात करेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है मीजल्स वैक्सीन का, ठीक है ना। तो मीजल्स लाइक इलनेस आएगी, ठीक है ना, ठीक है, कितने दिन तक, 1 to 3 डेज तक, ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड इज लेस देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, ठीक है ना। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, वैक्सीन का, जो वैक्सीन के अंदर जो वायरस प्रेजेंट होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, लेस होता है, कितना, 7 डेज तक का होता है। और नॉर्मल नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना, 10 to 14 डेज का होता है मीजल्स वायरस का, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी जैसे अपन वैक्सीन दे रहे हैं तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा अपनी बॉडी में कितने टाइम में हो जाएगा, विथ इन 7 to 10 डेज में होता है आफ्टर गिविंग द वैक्सीन के। वैक्सीन देने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नॉर्मल जो नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड है उसकी वजह से डिजीज होगा वो कब होगा, 10 से 14 दिन के बाद होगा। तो उससे पहले ही अपने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा वैक्सीन की वजह से, ठीक है। तो अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसमें अपन ट्रिक का कौन सा डिजिट यूज आ रहा है, 1 से 10 तक थे, 3rd डिजिट था, ठीक है ना। तो अपन विथ इन 3 डेज अपन यदि वैक्सीन दे दे, ठीक है, तो 3+ और वैक्सीन देने के 7 दिन बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो विथ इन 10 डेज बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा अगेंस्ट द मीजल्स। फिर अपने बात की टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है कि
मीजल्स वैक्सीन होती है कौन सी फॉर्म में होती है, ड्राइड फॉर्म में होती है। यदि उसमें अपन को रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिलाना पड़ता है कौन सा डाइल्यूएंट, या तो स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर। उसको अपन को कितने टाइम में यूज करना होता है, विथ इन 4 आवर्स में अपन को यूज करना होता है, विथ इन 4 आवर्स में। यदि अपन 4 आवर्स के बाद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अपन को क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अपन को एक कोई भी वैक्सीन एक बार अपने ओपन कर ली और 4 घंटे में जितनी डोज यूज कर ली अपने यूज कर ली, वो नहीं करी तो उसको तुरंत डिस्कार्ड करने देना चाहिए। बाकी न्यू वैक्सीन ओपन करनी चाहिए यदि किसी और बच्चे को वैक्सीनेशन करना है तो। इसमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, तो टिपिकल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं जैसे सीवियर वाटर डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई और हाई फीवर, ठीक है ना, विथ इन फ्यू आवर, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन देने के विथ इन फ्यू आवर में अपन को ये रिपोर्टेड होगा क्या, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग और हाई ग्रेड फीवर। फिर अपन देखेंगे शुड बी, जो भी ससेप्टेबल है पर्सन है उनका मीजल्स पेशेंट के साथ कांटेक्ट हो गया है तो उनमें मीजल ये वैक्सीन होता है, मीजल्स वैक्सीन का क्या रोल होता है उन कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है ना, जो भी ससेप्टेबल कॉन्टेक्ट्स है। यदि किसी को इम्यून है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो रखा है पहले या वैक्सीन ले रखा है, तो वो एकदम बिल्कुल ससेप्टेबल नहीं है, उसको कभी भी मीजल्स नहीं हो सकता, तो उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो किसी को इन्फेक्शन नहीं हो रखा या वैक्सीनेशन नहीं ले रखा है, उसका कॉन्टैक्ट हो गया किसके साथ, मीजल्स के साथ, मीजल्स पेशेंट के साथ, तो उस कंडीशन में मीजल्स वैक्सीन का क्या रोल है, जो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार अपन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए अपन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो मीजल्स वैक्सीन है वो कितने टाइम में देना है, विथ इन 3 डेज में देना है। तो अपने ट्रिक का जो 1 to 10 तो 1 से 10 की रेंज की जो ट्रिक थी उसमें थर्ड डिजिट था वो क्या इंडिकेट करता था अपन को, 3C + 3 डेज के, विथ इन 3 डेज अपन को मीजल्स वैक्सीन देना है, ठीक है ना। मीजल्स वैक्सीन का यूज करेंगे तो अपन को मीजल्स डिजीज होने से पहले पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। विद इन 3 डेज ऑफ एक्सपोजर हुआ उसके 3 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन देना है, ठीक है ना। यदि फर्स्ट वैक्सीन अपन देते हैं, ठीक है ना, तो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कब दे सकते हैं अपन, 2 वीक लेटर, क्या कम से कम यदि अपने वैक्सीन पहले दिया है तो इम्यूनोग्लोबुलिन देने के साथ में नहीं दे सकते। आपने देखा कि 4 ही कंडीशन है जहाँ पे एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन साथ कर सकते हैं। तो इसमें यदि वैक्सीन दे दिया, ठीक है ना, तो वैक्सीन देने के 2 वीक का अपन को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर सकते हैं। और यदि इम्यूनोग्लोबुलिन पहले यूज कर लिया है, ठीक है ना, तो वैक्सीन के लिए कितना यूज करना पड़ेगा अपन को, 8 to 12 वीक तक का गैप है। अपने ट्रिक थे ना 1 to 10 में, ठीक है। तो 8 क्या इंडिकेट करता था, यही कि यदि इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया है, ठीक है ना, तो उसको वैक्सीन देने के लिए अपन को कितना वेट करना पड़ेगा, 8 to 12 डेज का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी दोनों को साथ में नहीं यूज करना है, ठीक है। तो नेचुरल जो इन्फेक्शन होता है मीजल्स की वजह से उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज। जो पोस्ट वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन में प्रेजेंट होता है मीजल्स वायरस जो अटेन्यूएटेड फॉर्म में होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, उसकी वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, वो कितना होता है, 7 to 10 डेज, ठीक है ना। तो सीरो कन्वर्जन रेट है वो फास्टर है देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, ठीक है ना, कि सीरो कन्वर्जन रेट है, वैक्सीनेशन अपने वैक्सीनेशन दिया इसकी वजह से सीरो कन्वर्जन रेट वो फास्टर है विद कंपेयर टू द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। तो इसका अपन आउटब्रेक या एक्सपोजर होता है पेशेंट का, उस कंडीशन का अपन फायदा लेके वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। इसलिए कभी पोस्ट डिजास्टर की कंडीशन होती है तो मीजल्स वैक्सीन का अपन यूज करते हैं, कितने टाइम में, विथ इन 3 डेज ऑफ द एक्सपोजर होने के 3 दिन के अंदर अंदर मीजल्स वैक्सीन दे सकते हैं, तो बच्चे में प्रोटेक्शन प्रॉपरली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो उसको मीजल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। फिर अपन बात करें पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो इसमें क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, ठीक है ना। और पैसिव प्लस एक्टिव कभी साथ में नहीं दे सकते। इसका किस कंडीशन में इंडिकेटेड है, हाई रिस्क ग्रुप में इंडिकेटेड है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसमें अपन इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, या फिर उस कंडीशन में जहाँ पे वैक्सीन मीजल्स वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उस कंडीशन में अपन इम्यूनोग्लोबुलिन का यूज करते हैं, ठीक है। हर किसी में नहीं दे सकते क्योंकि हर किसी में फिर अपन क्या यूज करते हैं, नॉर्मली आउटब्रेक वगैरह की कंडीशन में मास इम्यूनाइजेशन करता है तो अपन वैक्सीन का यूज करते हैं। और कोई हाई रिस्क या स्पेसिफिक एज ग्रुप है, जैसे इन्फेंट लेस देन 6 मंथ हो गया, उस कंडीशन में मीजल्स वैक्सीन नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट वुमेन है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड है, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन करेंगे। और अर्ली इंक्यूबेशन पीरियड में अपन उसको इंजेक्ट करना है ताकि मीजल्स से प्रिवेंट कर सके। इसकी डोज क्या होती है, तो अपन को डोज याद होनी चाहिए, 0.25 ml पर kg, ये इसकी डोज होती है। कौन सी रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं अपन,
वो ये डोज होती है। फिर इसके अपन शेड्यूल की बात करें तो अपन को कितने टाइम में देना, विथ इन 3 डेज, ठीक है ना। एक्सपोजर होने के विथ इन 3 डेज में अपन को पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। और यदि अपन इम्यूनोग्लोबुलिन फेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद यदि अपन वैक्सीन यूज़ करना है तो इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, मिनिमम 8 to 12 वीक का गैप होना चाहिए। जो अपन ट्रिक के पार्ट है 1 से 10 तक मैंने याद किया था, उसमें 8 था, वो क्या इंडिकेट करता था, इसको इंडिकेट करता था। इम्यूनोग्लोबुलिन पहले ले लिया है तो वैक्सीन है वो बाद में यूज़ करना है, और वो भी कितने गैप के बाद, 8 से 12 वीक के बाद। फिर अपन देखें कि इसमें आउटब्रेक हो जाता है तो उसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि कैसे जो भी है, ठीक है ना, उसको अपन आइसोलेट करेंगे कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। आफ्टर द रेस ऑनसेट होने के 7 डेज तक अपन उसको आइसोलेट करेंगे। तो 1 to 10 तक अपनी ट्रिक, इसमें 7 कवर हो गया आइसोलेशन वाला पॉइंट, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन कॉन्टैक्ट हुआ है जिनका भी, ठीक है ना, उनका अपन करेंगे इम्यूनाइजेशन कब तक, विथ इन 2 to 3 डेज ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है ना। और एक पूछे तो 3 डेज अपन को याद होना चाहिए, और रेंज क्या, विथ इन 2 to 3 डेज करेंगे, ठीक है ना। यदि वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उस कंडीशन अपन क्या यूज कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कर सकते हैं। वो भी अपन को विथ इन 3 to 4 डेज में एक्सपोजर के, विथ इन 3 to 4 डेज के इनसाइड अपन को इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करना होता है। यदि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, नॉर्मल इम्यूनाइजेशन, नॉर्मल मीजल्स वैक्सीन विथ इन 2 to 3 डेज, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, मास इम्यूनाइजेशन को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एट द ऑनसेट, ठीक है ना, ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक का ऑनसेट है, उसी अपन ड्यूरेशन में अपन मास इम्यूनाइजेशन कर देंगे तो अपन, ठीक है, स्प्रेड को, मीजल्स जो डिजीज है उसकी स्प्रेड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे मीजल्स एलिमिनेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग अपन थोड़ा पढ़ेंगे। तो MR एलिमिनेशन कैंप हो गया था ना, MR एलिमिनेशन कैंप, ठीक है ना। तो WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, इसमें कौन सी 3 स्ट्रेटेजी थी, कैचअप, फिर कीप अप और फिर फॉलो अप, 3 पॉइंट है, कैचअप, कीप अप और फॉलो अप, ठीक है। तो अपन को ये पता होना चाहिए क्या मतलब क्या होता है। यदि मतलब हो जाएंगे तो अपन को पॉइंट 3 याद है। कैचअप का क्या है कि नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन टारगेटिंग द ऑल चिल्ड्रन, कहाँ से, 9th मंथ से लेकर 14 साल के बच्चों में, ठीक है, 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को अपन को टारगेट है, जिसको सबको मीजल्स वैक्सीन देना है, ठीक है ना। क्या इररेस्पेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मीजल्स डिजीज, क्या उनको कभी डिजीज हो रखा है, नहीं हो रखा है, कोई मतलब नहीं। वैक्सीनेशन स्टेटस पता है, ले रखा है, नहीं ले रखा है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सबको 1 डोज ऑफ द MR की प्रोवाइड करनी है सब बच्चों को, ठीक है ना। नेशन, पूरे देश में वैक्सीनेशन का कैंप लगेगा, जिसमें सब कौन से टारगेट ग्रुप होगा, 9 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे होंगे, और जिसमें अपन इररेस्पेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मीजल्स डिजीज और वैक्सीन स्टेटस के बिना, उसको अपन बिना देखे अपन को 1 डोज ऑफ द MR सब में लगाना, हर बच्चे में लगाना है, ठीक है ना। इससे अपन को इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो अपना कितना टारगेट रहेगा, मोर देन 90 या इक्वल टू 90, ठीक है ना। यदि अपन इतना इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव कर ले, ठीक है ना, तो अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको, मीजल्स को, ठीक है ना। इसलिए अपन यहाँ पे जब भी वैक्सीन देते तब उसका अपन वैक्सीन स्टेटस या मीजल्स, हिस्ट्री ऑफ मीजल्स डिजीज अपन नहीं पूछते, अपन को 95% वैक्सीन कवरेज कंप्लीट करना है ताकि इसको अपन एलिमिनेट कर सके। फिर नेक्स्ट आता है कीप अप, ठीक है ना, रूटीन सर्विस एम एट द वैक्सीनेशन, ठीक है ना, कि हर साल में, जैसे हर साल में जितने भी ईच कोहॉर्ट में जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है ना, पर ईयरली, उसमें से सब में वैक्सीनेशन जो कवरेज है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 95%, ठीक है ना। कि उस साल के जितने भी कोहॉर्ट के बच्चे, जितने भी कोहॉर्ट में जितने भी बच्चों ने बर्थ हुआ है जितना भी, उनमें कितना होना चाहिए वैक्सीन कवरेज, मोर देन 90% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कीप अप हो गया, ठीक है ना। कैचअप में क्या अपन को कैच करना बच्चों को, उसमें वैक्सीन लगाना। कीप अप जो भी अपना चल रहा है उसमें अपन को 95% तक अपन को कवरेज है वो कंप्लीट रखना है। फर्स्ट डोज से कितनी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, 85%, ठीक है ना। सेकेंड डोज लेते हैं तो उससे कितनी हो जाती है, 98% तक, ठीक है ना, अराउंड द लगभग 100 हो गया, ठीक है ना। तो अपन को यदि दोनों डोज ले लेते हैं MR1 और MR2, ठीक है ना, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो 98% तक अपन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर है नेक्स्ट थर्ड स्टेप फॉलो अप, ठीक है ना। सबसिक्वेंट नेशनल वाइड वैक्सीन कैंपेन कंडक्टेड एवरी 2 to 3 ईयर्स, ठीक है ना, हर साल, हर 2 से 4 साल में ये कैंप लगता है। तो टारगेटिंग यूजुअली ऑल चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द कैचअप कैंपेन, ठीक है ना। ये जब भी अपने कैचअप कैंपेन किया था, ठीक है ना, कि अपने कैचअप कैंपेन किया जिसमें 9 महीने से 14 साल के बच्चों तक सबको मीजल्स वैक्सीन दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद से अपन हर 2 से 4 साल में एक
फॉलोअप विजिट करेंगे, जिसमें क्या अपन अपने, ठीक है ना, ऑल चिल्ड्रन अपने जो टारगेटेड ग्रुप रहेगा सब, जिसमें अपन सबको अपन वैक्सीन मीजल्स पे MR वैक्सीन सबको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कब से करेंगे अपन? हर 2 से 4 साल में, ठीक है ना। कैचअप वैक्सीनेशन दिया, इसके बाद ही मान लो कोई बच्चा रह जाता तो अपन हर 2 से 4 साल में फॉलोअप विजिट करेंगे, उसमें अपन सब लगभग और ज़्यादा अपन कवरेज है, वैक्सीन कवरेज है, वैक्सीनेशन कवरेज है और इंक्रीज करेंगे, तो अपन इसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर एक आया है ग्लोबल मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, MRSF, ठीक है ना। 2020 मतलब 2021 टू 2030 तक का ये टारगेट है। इसमें क्या है कि ये वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द मीजल्स एंड रूबेला बाई 2030 तक के 2030 तक अपन को मीजल्स और रूबेला से वर्ल्ड को फ्री करना है, ये इस प्रोग्राम का गोल है, ठीक है ना। तो 21 से लेकर 30 तक इसकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। 30 तक अपन को मीजल्स और रूबेला दोनों से फ्री होना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है, एलिमिनेट करना मीजल्स और रूबेला को कब? ऑल रीजन से वर्ल्ड के 2030 तक। कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करके, ठीक है ना। जो भी पॉपुलेशन गैप है, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन गैप प्रेजेंट है, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन गैप प्रेजेंट है, इम्यूनिटी गैप प्रेजेंट है, उसको अपन को मिनिमाइज करना है, ठीक है, गैप को। और वो कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करके, प्लस सर्विलेंस को इंक्रीज करना है और लेबोरेटरी नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है, ताकि अपन केस डिटेक्शन कर सके, उसको कंफर्म कर सके, ठीक है ना। कोई भी सैंपल आया तो उसको अपन केस का उसको डिटेक्ट करके कंफर्म कर सके, तो इसको अपन को लेबोरेटरी नेटवर्क का इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फिर यदि आउटब्रेक हो जाए, उसके लिए अपन को पूरा प्रिपेयर रहना है, रेस्पॉन्स रहना है, और किसके साथ अपन को उसमें कोलैबोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, नेशनल हेल्थ सिस्टम है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो गया, इसके साथ अपन को इंटीग्रेट होके उसके आउटब्रेक होता है, उसके लिए अपन को पहले से प्रिपेयर और रेस्पॉन्सिव रहना है, ताकि अपन उसको कंट्रोल कर सके आउटब्रेक को। प्लस प्रमोट द रिसर्च एंड इनोवेटिव, कि न्यू ड्रग्स, न्यू इनोवेटिव, ठीक है ना, जियोग्राफिकल GIS हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इसका अपन यूज करके, ठीक है ना, वैक्सीन डिलीवरी को अपन यूज इंप्रूव कर सकते हैं, और ठीक है ना, वैक्सीन अपटेक को अपन यूज इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसके अपने ऑब्जेक्टिव हो गए। तो इसमें अपन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के 5 कोर पिलर है। कौन कौन से? अचीव एंड मेंटेन द हाई पॉपुलेशन इम्यूनिटी, के इम्यूनिटी गैप है, ठीक है ना, पॉपुलेशन के अंदर जो इम्यूनिटी गैप है उसको अपन को बिल्कुल ही रिड्यूस करना है, ठीक है ना। इम्यूनिटी गैप को रिड्यूस करना है कि कोई भी पॉपुलेशन के अंदर ससेप्टेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि किसी को मीजल्स हो भी जाता है तो उसके एक्सपोजर जिसका भी होता है वो कोई भी ससेप्टेबल नहीं हो, तो मीजल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, वो डिजीज एक ही बच्चे से वो रिकवर हो जाएगा, उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए अपन को क्या करना होगा? जो कवरेज है, ठीक है ना, कितना 2 डोजेज होगा किसका? MR वैक्सीन का, ठीक है ना। MR वैक्सीन की 2 डोजेज का कवरेज है वो कितना होना चाहिए? 90 या मोर देन 90% कवरेज होना चाहिए, ठीक है ना, रूटीन इम्यूनाइजेशन के थ्रू, जिसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू कवरेज है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन इम्यूनिटी गैप है पॉपुलेशन में, उसको अपन कवर अप करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं? तो पीरियोडिक सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी SIA के थ्रू, ठीक है ना, कि जो भी कोई बच्चा रिमेनिंग रहा है उसके अपन सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है ना, इस गैप को अपन क्लोज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इंश्योर द हाई क्वालिटी सर्विलेंस एंड लेबोरेटरी नेटवर्क, ठीक है ना। इसके थ्रू भी अपन कर सकते हैं कि केस डिटेक्शन प्रॉपर हो, कंफर्मेशन हो, ठीक है ना। तो इसमें केस बेस्ड सर्विलेंस विद द लेबोरेटरी कंफर्मेशन, सस्पेक्टेड केस है, ठीक है ना, उसका लेबोरेटरी कंफर्मेशन हो, उसका प्रॉपर सर्विलेंस हो, ठीक है ना। और फिर ग्लोबल मीजल्स एंड रूबेला लेबोरेटरी नेटवर्क है, उसको अपन को स्ट्रेंथन करना है, जिसको अपन GMRL बोलते हैं, उसको अपन को प्रॉपरली स्ट्रेंथ करना है। और जो भी अपने केस डिटेक्शन के जो भी ये लेबोरेटरी नेटवर्क के और सर्विलेंस के जो भी डाटा है, उसका डाटा का अपन, ठीक है ना, कोई भी आउटब्रेक हो सकता है तो उसको डिटेक्ट करने में या अर्ली रेस्पॉन्स में अपन उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्विलेंस या लेबोरेटरी नेटवर्क डाटा है उसका। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पिलर क्या है? इंश्योर द रैपिड आउटब्रेक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। यदि आउटब्रेक हो जाता है तो उसमें प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स अपना बिल्कुल रैपिडली लेवल पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेशनल आउटब्रेक प्रिपेयरनेस प्लान पहले से तैयार होता है कि इसको अर्ली से अर्ली एज सुन एज अपन इम्प्लीमेंट कर पाए। प्लस रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वो एवरी टाइम रेडी
जब भी आउटब्रेक हो तो तुरंत वहाँ जाके उसको डिजीज को कंट्रोल कर सके। प्लस टाइमली इम्यूनाइजेशन कैंप ड्यूरिंग द आउटब्रेक के टाइम अपन को इम्यूनाइजेशन कैंप प्रोवाइड करना है, ताकि विथ इन 3 डेज अपन सब बच्चों को, ठीक है ना, आउटब्रेक कंफर्मेशन के विथ इन 3 डेज अपन सबको वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन प्रोवाइड कर सके, ताकि अपन मीजल्स के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सके। प्लस फोर्थ इसका पिलर क्या है, स्ट्रेंथन द इम्यूनाइजेशन डिलीवरी सिस्टम एंड इंटीग्रेशन विद द पीएससी एंड यूएससी। ठीक है, कि एमआर एलिमिनेशन जो एक्टिविटी है उसको अपन को किसके साथ इंटीग्रेट करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ, प्लस किसके साथ, यूएससी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के साथ, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि अपन आउटब्रेक को अपन अर्ली उसका प्रिपेयर कर सके और अर्ली रेस्पॉन्सली उसको अपन टीम तैयार करके भेज सके और ट्रीट कर सके। तो उसका इंटीग्रेट करना ये बहुत नेसेसरी, ताकि अपन मीजल्स को ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। प्लस क्या कर सकते हैं कि वैक्सीन एक्सेस है इसको अपन इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना है, कोल्ड चेन के थ्रू वैक्सीन का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें, प्लस कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, इसके थ्रू भी अपन, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन डिलीवरी सिस्टम उसको अपन फास्ट कर सकते हैं। प्लस जैसे लेवरेज पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च, ठीक है ना, अपन को कोलाबोरेशन करना है अमाउंट किसमें, WHO के साथ, यूनिसेफ के साथ, ठीक है ना, और GAVI, ठीक है ना, और फिर CDC के सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल, और रोटेटरी इंटरनेशनल हेल्थ हो गया, ठीक है ना, इनके सब के साथ अपन को कोलाबोरेशन करना है और अपन को प्रॉपर, ताकि अपन मीजल्स को टाइमली अपन एलिमिनेट कर सके। ठीक है, और अपन को क्या करना है, डिजिटल और GIS, ठीक है ना, मैपिंग, GIS डिजिटल टूल यूज करना है, GIS मैपिंग यूज करनी है। ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके थ्रू अपन माइक्रो प्लानिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो केसेस की, मीजल्स के केसेस की कर सके, मीजल्स के क्या स्टेटस है उसकी अपन रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके। फिर क्या है, अपन को वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है ना, उसको अपन को एड्रेस करना है कि वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन है वो डिलेड क्यों हो रहा है, या किसी बच्चों में मीजल्स का वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसको अपन को उस फैक्टर को अपन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, और इसको अपन को रिमूव करना है। ठीक है ना, तो ये अपने हो गया ये प्रोग्राम अपने मीजल्स एलिमिनेशन रिलेटेड प्रोग्राम होंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।